नमस्कार दोस्तों, मैं बायोलॉजी लेक्चरर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का अपने YouTube चैनल महेंद्र बायोलॉजी पर अभिनंदन है। बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि इस ऐसी वैश्विक महामारी के दौरान इस अपने चैनल का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो विद्यार्थी 11वीं 12वीं नीट जेट ICR BHU जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उन तक अपना वीडियो अपनी क्लास पहुंच सके, इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ही सराहनीय है। तथा साथ ही साथ क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि सभी विद्यार्थियों तक, सभी स्टूडेंट्स तक अपना वीडियो अपनी क्लास से पहुंच सके। अपन बात कर रहे हैं प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। प्लांट रिप्रोडक्शन का आज पार्ट 2, मतलब कि प्लांट रिप्रोडक्शन पार्ट 2 जो है वो है अपना लैंगिक जनन। वो है अपना लैंगिक जनन। प्लांट्स के अंदर अपन बात कर रहे हैं लैंगिक जनन में। फर्स्ट जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था अलैंगिक जनन और आज है इसमें लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो किसे कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस प्रकार से ये संपन्न होता है? तो लैंगिक जनन, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो इसके दौरान मतलब कि पादपों में होने वाला ऐसा जनन जिसके अंदर मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन सम्मिलित हो, उसके दौरान होने वाला जो जनन होता है वो होता है लैंगिक जनन। अब पादपों में, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन अंग जो होता है वो होता है पुष्प। वो होता है पुष्प अर्थात फ्लोर। व्हाट इज फ्लोर? फ्लोर के बारे में, पुष्प के बारे में चर्चा करेंगे। पुष्प किसे कहते हैं, क्या होता है पुष्प? तो देखो, पुष्प आवर्तबीजी पादपों में रूपांतरित एवं कायांतरित प्ररोह से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? रूपांतरित एवं कायांतरित प्ररोह का रूपांतरण होता है। प्ररोह का रूपांतरण होता है जिसको अपन पुष्प कहते हैं। और पुष्प के बारे में अपन अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं तो देखेंगे अपन किसे कहते हैं पुष्प, किस प्रकार से पुष्प का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, जो पुष्प होता है, फ्लावर जो होता है, उसी के अंदर मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो बात करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। किसकी संरचना के बारे में बात करेंगे अपन? पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना तो देखेंगे, तो पुष्प की संरचना में साधारणतः अपन अलग अलग जननांगों के बारे में, अलग अलग अंगों के बारे में स्टडी करेंगे कि पुष्प में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो स्ट्रक्चर से अपन देखते हैं। इस प्रकार से एक प्रारूपिक पुष्प के अपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो, इसमें कौन कौन से भाग प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, इसको कहते हैं पुष्प वृंत। ये वाला जो भाग होता है ये होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, इसको अपन कैलेक्स भी कहते हैं, कैलेक्स भी कहते हैं। और ये होता है दलपुंज। दलपुंज, इसको अपन कोरोला कहते हैं। और ये जो होता है ये होता है परागकोश, जिसको अपन एंथर कहते हैं। ये होती है वृत्तिकाग्र। ये वाला जो भाग होता है ये होता है वृत्तिका। इस वाले भाग को अपन ओवेरी, अंडाशय कहते हैं दोस्तों, अंडाशय। और ये जो भाग है यह है पुतंतु। और ये होती है कनेक्टिविटी या योजी। तो अपन बात कर रहे हैं पुष्प में अलग अलग अंगों के बारे में। पहला भाग पुष्पवृंत। ये जो पुष्पवृंत वाला जो भाग होता है ये पादप के कायिक भाग अर्थात टहनी से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें अलग अलग देखो, यहाँ पर ये जो फूला हुआ जो भाग होता है इसको अपन पुष्पासन कहते हैं। इसको अपन पुष्पासन कहते हैं। और इस पुष्पासन के ऊपर यह पुष्प आधारित होता है। पुष्प के अंदर सामान्यतया दो भाग पाए जाते हैं या दो चक्र कह सकते हैं। एक तो होता है सहायक चक्र, एक तो होता है सहायक चक्र और एक होता है
आवश्यक चक्र, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। इन दोनों सहायक चक्र और आवश्यक चक्र में किस किस को सम्मिलित किया गया है? सहायक चक्र पहले बात करते हैं। इसके अंदर बाह्य दलपुंज और दलपुंज को मतलब कि कैलक्स और कोरोला को सम्मिलित किया गया है। आवश्यक चक्र में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिनमें यानी कि परागकोश वाले भाग को और वर्तिकाग्र वर्तिका वाले भाग को सम्मिलित किया गया है। तो ये दो भागों में बटा होता है। वैसे मुख्यतः यदि बात करें तो चार चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, ये परागकोश और वर्तिका, ये चार भाग मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। इन सभी के बारे में बातें करेंगे। तो जो बाह्य दलपुंज होता है ये पुष्प की आकार आकृति को बनाए रखने का कार्य करता है। ये ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन कलर का होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है और जनरली प्लांट्स में ये ग्रीन कलर का ही होता है। इसके जो एक एक जो पंखुड़ियां होती है बाह्य दलपुंज की, उनको स्पेल्स भी अपन कहते हैं। और कोरोला यानी कि दलपुंज ये कलरफुल होता है, जैसे प्लांट्स के अंदर रंग होते हैं, जैसे फ्लावर्स में रंग होते हैं लाल, पीले, नीले, गुलाबी जो भी होते हैं, वो कोरोला वाले दलपुंज वाले भाग उनको पीटल्स के नाम से भी अपन जानते हैं। और ये मुख्यतः इनका जो मेन वर्क जो होता है वो होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, अर्थात कीटों को आकर्षित करना। और कीटों को जितने ज्यादा आकर्षित करते हैं उसी प्रकार से इनमें पॉलन की क्रिया में हेल्प होती है। ये वाला भाग परागकोश, योजी और पूतंतु, ध्यान से देखेंगे, परागकोश, योजी और पूतंतु, इसको कहते हैं पुंकेसर, इसको कहते हैं पुंकेसर। परागकोश, योजी और पूतंतु, पुंकेसर। नर जननांग होता है ये, एंड्रोसियम इसको अपन कहते हैं। वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों भाग मिलकर के जायांग मतलब कि गायनोसियम का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से एक पूर्ण पुष्प का निर्माण होता है। तो ये तो था अपने फ्लावर के बारे में स्टडी की, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं। अब आगे बात करेंगे किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आगे की जो एक्टिविटी जो क्रियाविधि जो कंप्लीट होती है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन अर्थात नर और मादा युग्म के परिवर्धन और निर्माण और विकास के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखेंगे, लास्ट तक देखेंगे तो ही ये चीज समझ में आएगी। तो अच्छे से इधर फोकस करेंगे। अपन अभी तक लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे हैं और लैंगिक जनन अंग पादपों का जो होता है वो होता है कौन? पुष्प, मतलब कि फ्लावर, पुष्प होता है। अब अपन इसके अंदर पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है नर जननांग। अब नर जनन अंग जो होता है वो होता है पुंकेसर। वो क्या होता है? पुंकेसर। तो नर जनन अंग को अपन पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर का एक भाग जो होता है वो होता है परागकोश से जुड़ी हुई संरचना। तो अपन इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो नर जननांग मतलब कि उसमें अलग अलग भाग पाए जाते हैं। यह वाला भाग भी थोड़ी देर पहले अपन ने स्टडी किया था, इसको कहते हैं अपन परागकोश। इसको क्या कहते हैं अपन? परागकोश। ये जो होता है ये फिलामेंट, ये इसको अपन पूतंतु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूतंतु। तो देखो पूतंतु और परागकोश का जो कनेक्टिविटी जो होता है ना, इसको अपन यूलोजी कहते हैं। कनेक्टिविटी मतलब कि एक बंधे उत्तक होता है जो परागकोश और पूतंतु को कनेक्ट करने का वर्क करता है और साथ ही साथ ये पुष्पासन से इसको जोड़ता है। तो देखो परागकोश के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले परागकोश साधारणतः अपने को जो दिख रहा है ये दो भागों में या दो चैम्बर में डिवाइड रहता है, परंतु ये दोनों चैम्बर भी दो दो भागों में डिवाइड रहते हैं। अतः अपन कह सकते हैं कि एक जो परागकोश होता है वो चार भागों में डिवाइड रहता है। और इन परागकोश के अंदर ही नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है। एक वर्ड बोला है मैंने, अच्छे से देखेंगे, नर युग्मक। जो नर युग्मक होता है उसको कहते हैं अपन परागकण। अब आगे जो बात कर रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे कि परागकणों का निर्माण परागकोश में कैसे होता है। अपन ने देखा कि परागकोश चार भागों में बटा होता है। एक भाग में परागकोश के एक भाग में एक परागकण बनता है। तो चार भागों में कितने परागकण बनेंगे? सीधी सी बात है, चार परागकण बनेंगे। परागकोश के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, मतलब कि आंतरिक संरचना के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर, तो देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ये चतुष्क के रूप में जुड़ा होता है। तो चतुष्क के रूप में देखा जाए तो देखो इस प्रकार से ये कनेक्टेड रहता है। तो अपन इसकी इंटरनल स्टडी भी अगर करें तो इसके
चार भाग इजीली अपने बांट सकते हैं। इस प्रकार से ये बना हुआ रहता है। तो परागकोश के अंदर ये जो चार भाग दिख रहे हैं इस प्रकार से ये कनेक्टेड रहते हैं। तो इधर देखेंगे ये अलग अलग, देखो ये सबसे जो बाहरी परत होती है इसको तो अपन बाह्य त्वचा कहते हैं या बाह्य त्वचा, मतलब कि परागकोश के इंटरनल स्टडी के बारे में बात करें। नेक्स्ट जो होता है ये होती है अंतःस्थिशियम। इंटरनल जो परत होती है अंतःस्थिशियम, और ये जो परतें होती हैं इनको अपन मध्य परतें कहते हैं, मध्य परतें कहते हैं। और ये परागकण के चारों ओर जो ये परतें पाई जाती है इन वाले भाग को अपन टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। तो इस प्रकार से एक जनरली यदि बात करें तो इसको अपन चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं परागकोश को। परागकोश को कितने भागों में? चार भागों में। चार भागों में देख रहे हैं तो ये अलग अलग बाह्य त्वचा होती है, अंतःस्थिशियम, मध्य परतें और टेपिटम। बाह्य परतें जो होती है इनके बारे में बता रहा हूँ, देखो क्या क्या हुआ करती है। बाह्य परतें या बाह्य त्वचा जो होती है ना ये सेलुलोज की बनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अंतःस्थिशियम के द्वारा जो आपसी जो परागकण होते हैं इनका सामंजस्य बिठाए रखने का कार्य होता है। मध्य परतें जो होती है ये बहुत ही सिल्की टाइप की होती है। टेपिटम, टेपिटम का मेन वर्क नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है टेपिटम। टेपिटम क्या होता है? परिवर्धित होते हुए परागकण को क्या करता है? परिवर्धित होते हुए परागकण को, परिवर्धित होते हुए परागकण को पोषण प्रदान करता है। पोषण प्रदान करता है। और पोषण कौन प्रदान करता है? टेपिटम। ये तो इसके इंटरनल स्टडी के बारे में, मतलब कि जो अपन ने इसके इंटरनल स्टडी की। अब देखो ये जो परागकण होते हैं ना 1 2 3 4, ये कौन से चार भाग है? ये परागकोश के यही चार भाग हैं। इनके बीच में ये जो परतें दिखाई दे रही है जो मैंने लाइन अंडरलाइन कर रखी है, इन वाली जो परतों को साधारणतः अपन केलेज परत कहते हैं। कौन सी परत कहते हैं? केलेज परत। इनको अपन कहते हैं केलेज परत। अब इन केलेज परतों का क्या कार्य होता है? केलेज परतों का कार्य जो परागकण के चारों ओर का, मतलब कि परिवर्धित जो हो रहा है उसके चारों ओर एक आवरण बनाती है और इस आवरण के द्वारा परागकण को सुरक्षा मिलती है। और ये केलेज परत तब तक बनी रहती है जब तक परागकण परिपक्व नहीं होता है। कब तक बनी रहती है केलेज परत? जब तक परागकण परिपक्व नहीं होता है। और जैसे परागकण परिपक्व होता है तो इन परागकणों के द्वारा केलेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? केलेज एंजाइम का स्राव किया जाता है। और ये केलेज एंजाइम क्या करता है? इन केलेज परतों को तोड़ देता है और परागकण मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। अब आगे बात करते हैं परागकण का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से। तो परागकण जो निर्माण होता है, तो परागकण निर्माण की जो क्रिया होती है उसको लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। बहुत इजी है, इजीली समझ में आ जाएगा सब चीज। अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं, आपका माइंड कंसंट्रेट है, तो अपन बात करते हैं परागकण निर्माण के बारे में। तो उस क्रिया को कहते हैं अपना लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन क्या होता है, किसे कहते हैं? तो लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, मतलब कि नरयुग्म कहाँ बनता है? वो बनता है परागकोश में। कहाँ बनता है? परागकोश में बनता है। लघु बीजाणु जनन की क्रिया परागकोश में होती है। किसे कहते हैं लघु बीजाणु जनन? तो देखेंगे अच्छे से कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में, किसमें? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, किसके दौरान? मेयोसिस के दौरान परागकणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है। इसको अपन कहते हैं लघु बीजाणु जनन। देखो किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन होता है कि लघु बीजाणु जनन सेल्स कर देते हैं। इनको क्या कर देते हैं? लघु बीजाणु जनन सेल, मतलब कोशिकाएं। इनके अंदर मेयोसिस होता है। कौन सा होता है? मेयोसिस होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट या अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का। अगुणित लघु बीजाणुओं का, लघु
बीजाणुओं का निर्माण होता है। अर्थात इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो n टाइप की होती है। तो लघु बीजाणु सेल्स में मियोसिस के दौरान अगुणित लघु बीजाणुओं का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। यह अलग अलग प्रकार से बन सकता है। जो परागकोश की स्थिति यदि देखी जाए तो ये चतुष्क के रूप में भी बन सकते हैं, अलग अलग रूप में अगर देखा जाए तो इनकी अलग अलग स्थिति पाई जाती है। रेखीय रूप में भी ये बन सकते हैं और टी आकार में भी ये बन सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से परागकोश की स्थिति के आधार पर ये अलग अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट परागकण की स्ट्रक्चर के बारे में, परागकण की संरचना के बारे में। तो परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है? तो देखो परागकण, परागकण अब अपने को पता है परागकण, अपने को पता है परागकण का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। परागकण जो होता है अगुणित युग्मक होता है, नर युग्मक होता है। यह साधारणतया गोलाकार होता है। कैसा होता है? साधारणतया गोलाकार। इसके ऊपर एक छोटा सा जनन छिद्र पाया जाता है। नर केंद्रक इसमें प्रेजेंट होता है। बाह्य आवरण जो होता है वो चिपचिपा या खुरदरा होता है। अब देखो इसमें अलग अलग चीजें बता रहा हूं। ये जो होता है इसको बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य चोल। ये अंदर वाला जो भाग होता है ये कहलाता है अंतःचोल। क्या कहलाता है? अंतःचोल। इस और इस पूरी संरचना को कहते हैं अपन परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। तो देखो बाह्य चोल, अंतःचोल, ये जो हो गया ये क्या है? नर केंद्रक। क्या है? नर केंद्रक। ये वाला जो भाग होता है ये होता है जनन छिद्र। कौन सा भाग होता है? जनन छिद्र। इन संरचनाओं के बारे में अपने बात कर रहे हैं। तो देखो परागकण ध्यान देना, बहुत बार जेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आईसीआर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीएचयू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो स्पेशली ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बाह्य चोल जो होता है इनका स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन एक चिपचिपा सा द्रव होता है। उसका जो मेन वर्क होता है बाह्य चोल, परागकण का बाह्य चोल बनाना। अंतःचोल, अंतःचोल जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अंतःचोल किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट है नर केंद्रक। नर केंद्रक जो होता है ये फर्टिलाइजर में हेल्प करता है। नेक्स्ट है जनन छिद्र। इस जनन छिद्र के दौरान पराग नली का निर्माण होता है। तो यह है स्ट्रक्चर किसकी? परागकण की। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेल में, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परागकण का बाह्य चोल बना होता है किसका? स्पोरोपोलेनिन का। अंतःचोल बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। इसमें जनन छिद्र होता है, नर केंद्रक भी प्रेजेंट होता है। अब देखो परागकण के बाह्य चोल पर ये जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है ना, इस चिपचिपे से पदार्थ के पाए जाने के कारण इस संरचना को पोलन किट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन किट। अब पोलन किट क्या होता है? पोलन किट कीट परागण में हेल्प करता है, क्योंकि कीटों के पैरों से ये परागकण चिपक जाता है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच जाता है। तो पोलन किट का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है कीट परागण में हेल्प करना। जनरली प्लांट्स के अंदर गोलाकार प्रकार का परागकण होता है। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें परागकण एक विशिष्ट संरचना के माध्यम से दो स्थानों से जुड़े हुए रहते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर वाले जो परागकण होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को कहते हैं पोलिनिया। और ये जो पोलिनिया प्रकार के जो परागकण होते हैं वो अधिकांशतः ऑर्किड किसमें? ऑर्किड में और आक में पोलिनिया प्रकार के परागकण पाए जाते हैं। तो ये तो किसके बारे में बात हो गई? परागकण के बारे में। अब बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के लिए किस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद इसमें से तैयार करता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद। डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन यदि पुट अप हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं, ताकि मैं जान सकूं कि कोई जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, जो भी कोई क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हो।
नेक्स्ट है, अगला जो टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद का विकास, नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है, कैसे होता है? अपन ने नर युग्मक के बारे में बात कर ली। नर युग्मक कौन था? परागकण। कौन था? परागकण। नर युग्मक था परागकण। अब नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, तो इसके बारे में मतलब कि फीमेल जो गेमेट्स होता है उसके डेवलपमेंट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। फीमेल गेमेट का डेवलपमेंट किस प्रकार से पाया जाता है? तो देखो, जब परागण के समय, अब दोस्तों ये बार बार में बीच में आ रहा है परागण, परागण, सर परागण और परागकण कंफ्यूज करता है दिमाग को, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इधर देख लो, परागकण ये तो कौन होता है? नर युग्मक। कौन होता है? नर युग्मक। ये तो होता है युग्मक। और परागण ये क्या है? क्रिया। तो परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंचने की क्रिया को कहते हैं परागण। डिटेल से समझाऊंगा। आगे का जो टॉपिक चलेगा बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी, आसानी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है नर युग्मकोद्भिद का विकास। जब परागकण वृत्तिकाग्र पर, पुष्प की संरचना बताई थी मैंने, वृत्तिकाग्र किस टाइप का होता है? एक प्यालेनुमा संरचना, सीधी सी नली होती है, लास्ट वाला भाग उभरा हुआ होता है। इस वाले भाग को पूरे को अपन स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं या गाइनोसियम कहते हैं। तो परागकण का वृत्तिकाग्र पर यहाँ पर पहुंचकर अंकुरण की जो क्रिया होती है वह नर युग्मकोद्भिद के विकास में आती है। तो किस प्रकार से? जब कोई परागकण कहाँ पहुंच जाता है? वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो यहाँ से पानी और भोजन अवशोषित करके, पानी और भोजन अवशोषित करके ये अंकुरित हो जाता है। जैसे ही अंकुरित होता है तो अंकुरित होने के पश्चात ये जो जनन छिद्र होता है ना, इसमें किसमें? परागकण में। परागकण में जो जनन छिद्र होता है उस जनन छिद्र में एक छोटी सी पोलन ट्यूब, पराग नली का निर्माण हो जाता है। और जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक में समसूत्री विभाजन के दौरान एक से दो नए केंद्रक बन जाते हैं, एक कोशिका का निर्माण हो जाता है। अगले स्टेप में यदि बात करते हैं तो ये पूर्ण रूप से एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि ये तो क्या था? परागकण। अब देखो ये जो है ये है पराग नली। क्या है? पराग नली। इस पराग नली में मैंने कहा कि इधर समसूत्री विभाजन होता है, तो दो तो नर केंद्रक, एक ये जो कोशिका वाला भाग है, एक कायिक कोशिका, और ये जो बाहर का भाग हो गया, कौन किसका भाग हो गया? परागकण का। तो ये दोनों तो कौन हो गए? नर केंद्रक। कौन हो गए? नर केंद्रक। और ये जो क्या हो गई? ये हो गई कायिक कोशिका या कायिक सेल या वेजिटेटिव सेल, इसको अपन कह सकते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद के विकास में दो नर केंद्रक, एक कायिक कोशिका का निर्माण होता है, साथ ही साथ परागनली। ये परागनली जो होती है ये पेक्टोसेलुलोज की बनी थी। क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि परागनली का निर्माण कौन से पदार्थ से होता है, तो अपन सीधे सा कह सकते हैं पेक्टोसेलुलोज। किससे? पेक्टोसेलुलोज से होता है किसका निर्माण? परागनली का निर्माण। अब ये परागनली क्या करती है? यहाँ पर जो होता है अंडाशय वाला भाग कौन सा होता है? अंडाशय यहाँ मादा युग्मकोद्भिद होता है, और मादा युग्मकोद्भिद तक नर युग्मक को पहुंचाने का कार्य करती है। कौन है? परागनली। अगला जो टॉपिक है वो है अपना गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैंने कहा था कि कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन है डाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपने गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो देखो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन में मादा युग्मक, किसका? मादा युग्मक मतलब कि फीमेल गैमेट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं अपन गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन के बारे में बात करेंगे, तो साथ ही साथ इसमें सबसे पहले मादा युग्मक की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो इधर देखो क्या होता है मादा युग्मक। मादा युग्मक की संरचना या मादा जननांग, अपन युग्मक की जगह अपन जननांग कह सकते, तो मादा जननांग की संरचना, जननांग। तो इसमें अलग अलग भाग आते हैं। कौन कौन से आते हैं? वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और
अंडाशय। तो देखो ये वाले भागों के बारे में अपन बात करेंगे, इन्हीं भागों के दौरान कौन कौन सी क्रिया होती है। तो ये वाला पुष्प का ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये टीएस है। तो देखो ये वाला जो भाग ये होता है वृत्तिकाग्र, ये होता है वृत्तिका और यह है अंडाशय। तो ध्यान देंगे वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, अंडाशय, ये क्या क्या किस किस में हेल्प करते हैं। देखो वृत्तिकाग्र तो क्या करता है, परागकण के दौरान परागकण को रिसीव करता है। वृत्तिका जो वृत्तिका होती है इसके माध्यम से, वृत्तिका के माध्यम से जो परागनली होती है ये अंडाशय तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है, अंडाशय तक पहुंचती है। ये जो अंडाशय होते हैं इस अंडाशय में छोटी छोटी संरचनाएं जिन्हें अपन बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड, जिनको मादा युग्म को हिंदी में अपन कह सकते हैं। तो बात करेंगे बीजांड के बारे में, किस प्रकार से बीजांड का निर्माण होता है, किस कौन कौन सी संरचनाएं इसमें पाई जाती है। तो ध्यान से देखेंगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बीजांड क्या होता है। बीजांड अभी मैंने बताया आपको कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय में छोटी छोटी जो संरचनाएं होती है उनको बीजांड कहते हैं। किस प्रकार से निर्माण होता है, तो बीजांड साधारणतया इसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है। इसकी स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो जनरली जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से इसकी होती है। ये जो बीजांड साथ में सुनते भी रहे और देखते भी रहे, सुनते भी रहे और देखते भी रहे। देखो कौन कौन सी संरचनाएं होती है बीजांड में, साधारणतया 8 कोशिकाएं और 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। पर ये परिवर्तित होकर के इस प्रकार की संरचना का निर्माण करती है। इसको अपन क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। इसमें देखो कौन कौन से, ये आवर्त बीज पादपों का मुख्य मादा जननांग होता है, युग्मक होता है। तो इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती है, ये वाला भाग बीजांड द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। ये वाला जो भाग होता है इसको निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। यह वाला भाग अध्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अध्यावरण। ये जो होती है इसको एग सेल कहते हैं या अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। ये दोनों जो कोशिकाएं होती है ये होती है सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। ये जो 3 कोशिकाएं दिख रही है इन कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। ये होती है ध्रुवीय कोशिका। कौन सी होती है, ध्रुवीय कोशिका या द्विकेंद्रीय कोशिका जिसको अपन कह सकते हैं। यहाँ पर धागेनुमा तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती है, इनको कहते हैं रेफे। क्या कहते हैं, रेफे। और ये वाला जो भाग होता है ये होता है बीजांड व्रंत। क्या होता है, बीजांड व्रंत। ये वाला जो भाग होता है क्या होता है, बीजांड व्रंत। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, बीजांड द्वार, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, अध्यावरण और निभाग। ये सभी संरचनाएं मिलकर के एक बीजांड का निर्माण करती हैं। सभी पादपों में अलग अलग प्रकार का होता है, प्रतीक बीजांड होता है, रज्जु बीजांड होता है, त्रिक होता है, अलग अलग प्रकार से इसका मुख होता है। ये वाला जो बीजांड है ये संरचना आपको दिख रही है इसको प्रतीक बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतीक बीजांड कहते हैं। ये साधारणतया 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय केंद्रक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कोशिका 1 2 3 ये हो गई, चौथी कोशिका 5 6 और ये 7। बाकी ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला जो भाग होता है ये भ्रूण कोश कहलाता है। क्या कहलाता है, भ्रूण कोश कहलाता है। अब इन सभी के बारे में, इन सभी की स्टडी के बारे में पढ़े आगे देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, बहुत काम में आने वाली है, आगे फर्टिलाइजेशन में बहुत ज्यादा अपनी हेल्प करेगी। तो ये तो था कौन है, बीजांड, आवर्त पादपों का मादा युग्मक। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके निर्माण की जो क्रिया होती है, इसके निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन। अब गुरु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है, तो इधर देखेंगे गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेसिंग। तो बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन। तो देखो इधर गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में, और ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहाँ पाई जाती है, अंडाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अंडाशय में।
गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणुओं का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। देखो किस प्रकार से होता है, इनको अपन कहते हैं गुरु बीजाणु जनन सेल या जनन कोशिकाएं। इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। अब मियोसिस के दौरान 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, 4। ये जो बनते हैं ये अगुणित गुरु बीजाणु होते हैं। कौन होते हैं, अगुणित गुरु बीजाणु। इनमें से 3 गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। 3 क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और ये जो सेल है ये आकार आकृति में परिवर्तन करके 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय संरचना का निर्माण कर लेती है, जिसको अपन मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। ये तो थी गुरु बीजाणु जनन के बारे में बात। अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन के बारे में इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कि एक मियोसिस में मियोसिस का मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री। तो एक अर्धसूत्री के दौरान कितने परागकण बनते हैं, कितने परागकण बनते हैं। तो अभी अपन ने देखा था परागकणों के बारे में, 1 से कितने बने थे, 4 बने थे। कितने बने थे, 4। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कितने बन गए, 4। और दूसरा जो क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बात करते हैं कि गुरु बीजाणु कितने बनते हैं, गुरु बीजाणु कितने बनते हैं। तो अभी देखा था कि एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तो कितने बने थे, 3 नष्ट हुए थे, 1 बचा था। तो एक अर्धसूत्री से 1 ही बनेगा, तो कितना हो गया, 1। बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से देखेंगे कि 25 मियोसिस मतलब कि अर्धसूत्री, 25 अर्धसूत्री विभाजन से कितने परागकण और कितने गुरु बीजाणु बनेंगे। दोनों की संख्या काउंट कर लेते हैं। एक तरफ तो परागकण और एक तरफ क्या है, गुरु बीजाणु। क्या है, गुरु बीजाणु। ध्यान से देखेंगे, 25 मियोसिस, कितने, 25 मियोसिस। अब 25 मियोसिस से एक मियोसिस से कितने बनते हैं, 4। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए, 100। और इधर एक मियोसिस से 1 ही बनता है, तो कितने हो गए, 25। तो 25 तो परागकण और 25 ही गुरु बीजाणु बनते हैं। आगे सबके बात समझ में। इसी प्रकार की क्वेश्चन से अपन लगातार डिस्कस करते रहेंगे। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय है। साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक, स्टूडेंट्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।